हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक का ही एक और चैप्टर करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको भी शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स की। जो रिसीवेबल टर्म है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो, अक्सर क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके पैसे तभी के तभी हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है, हम जो सेल्स करते हैं ना, हम वो क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। मतलब हम उधारी पे सामान बेचते हैं। ठीक है, ये हम कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अंदर ही होता है। ये नहीं कि बस मुंह से बोल दिया कि लो हम आपको सामान दे रहे हैं और आप कुछ टाइम बाद आके हमें पेमेंट कर देना। ऐसा नहीं होता। कुछ टर्म्स और कंडीशंस के अंदर जब हम क्रेडिट्स में सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसमें क्या होता है, अब जो आगे वाला बंदा होता है, मतलब जो हमारा कस्टमर होता है जिसको हमने क्रेडिट में सेल्स किया है, वो बाउंड हो जाता है कि हमें वो क्या करे, पैसे पे करे। ठीक है, तो हमें जो पैसे उससे रिसीव होने वाले हैं, जो कि क्या है, एक तरह से हमने क्रेडिट में सेल किया है तो हमें वो पैसे मिलने वाले हैं जो कि हमारे हैं। ठीक है, और उसके लिए वो क्या है, एक तरह का डेट है। ठीक है, हमारे कस्टमर के लिए वो एक तरह का डेट है जो ओन करता है वो। ठीक है, और उसको उसकी पेमेंट हमें करनी है। मतलब उस पैसे की, उस सेल्स की, जो हमने सेल्स की है, उस प्रोडक्ट की पेमेंट हमें करनी है। तो जो हमें वहाँ से रिसीव होने वाला है ना, अब उसको हम यहाँ पे टर्म देते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जैसे इसमें बता रखा है, द टर्म रिसीवेबल्स रेफर टू द डेट ओन टू द फर्म बाय द कस्टमर। ठीक है, बाय द कस्टमर रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि जब हम सेलिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, उसके बीच में अगर कोई हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाती है, आज जो आगे वाला बंदा बाउंड है हमें पे करने के लिए, तो जो वो हम उनसे रिसीव करेंगे ना, वो हमारा होता है रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इसी रिसीवेबल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है, वही सारा हमारा किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसको हम मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट भी बोलते हैं। मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, इसमें हम सेकंड चीज़ क्या पढ़ते हैं कि मोटिव और पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल। देखो, जो हमारा मोटिव क्या होता है या फिर हमारा जो पर्पस क्या होता है कि हम रिसीवेबल्स को मेंटेन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ तो सेल्स ग्रोथ मोटिव। ऑब्वियसली बात है कि जब हम क्रेडिट में सामान बेचना शुरू करते हैं अपने कस्टमर्स को उधारी पे, जिसमें हमें इमीडिएटली पेमेंट नहीं चाहिए होती, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी सेल्स होती है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। तो उसको ग्रो करने के मोटिव से ही कि भाई जल्दी जल्दी हमारा सामान बिके, क्रेडिट पे ही बिके, कोई बात नहीं, बिक तो रहा है ना, कोई कुछ टाइम बाद वो पेमेंट हमें हो जाएगी। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, जो सेल्स करते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो उसी मोटिव को, मतलब सेल के ग्रोथ के मोटिव को यहाँ पे हमने जस्टिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है इसमें इंक्रीज्ड प्रॉफिट मोटिव। देखो, सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज्ड प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे हमारा पूरा होता है। तीसरा आता है इसमें हमारा सेल्स रिटेंशन या फिर मीटिंग कंपटीशन मोटिव। मतलब कि जो भी हमारा कंपटीशन चल रहा है अभी बाहर मार्केट में, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने गुड्स को सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, तो इससे क्या होगा, जो भी हम बाहर इमर्जिंग हमारा जो कंपटीशन इमर्ज हो रहा होगा ना बाहर, उससे हम लड़ पाएंगे। ठीक है, या फिर उससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जब क्रेडिट में भी सामान बेच रहे हैं, वैसे भी सामान बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, बिक ज़्यादा रहा है ना। अगर हम क्रेडिट में सामान बेचना बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो बाहर हमारा इतना कंपटीशन है वो हमें खा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और फिर आता है इसमें कोस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स। ठीक है, कौन कौन सी कोस्ट होती है जो रिसीवेबल के अंदर आती है। मतलब कि अगर हम रिसीवेबल्स को मेंटेन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी कोस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। सबसे पहली कोस्ट आती है इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। मतलब कि ये वो कोस्ट होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स को और कलेक्शन को क्या करते हैं, कस्टमर से रिकॉर्ड करके रखते हैं। मतलब जो भी हम स्टाफ लगा रहे हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, स्टेशनरी लगा रहे हैं, ठीक है, वो सारा काम किस में आता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट में आता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं ना, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। दूसरी कोस्ट आती है इसमें कैपिटल कोस्ट। कैपिटल कोस्ट कौन सी कोस्ट होती है, जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, और उस गुड्स की जो हमने जो सेल किया क्रेडिट पे, और कस्टमर से उस पैसे की जो कलेक्शन करते हैं, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है ना, उस टाइम डिफरेंस के बीच में जो भी हमारे खर्चे होते हैं, उसको हम जब
मेंटेन करते हैं उस खर्चे को, जब हम भाई पूरा करते हैं कहीं और से अरेंजमेंट करके, तो उसको जब हम पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल कॉस्ट। ठीक है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा कलेक्शन कॉस्ट। देखो, अब हमने क्रेडिट पे सामान तो बेच दिया, लेकिन अब उसे हमें कलेक्ट भी तो करना है। अब हमें अपनी कॉस्ट है, जो भी हमारा पैसा बनता है कस्टमर से, हम उसे कलेक्ट भी करेंगे। उसको कलेक्ट करने के लिए हो सकता है हमारी कोई ना कोई कॉस्ट लगे, कोई ना कोई हमारा खर्चा हो, तो उस खर्चे को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन कॉस्ट को बनाते हैं। फिर आता है हमारा डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। मान लो कि हमने बहुत सारे एफ़र्ट कर लिए, हमने मान लो पहले क्या किया, क्रेडिट पे हमने सामान बेच दिया, लेकिन हमें उसने पेमेंट नहीं की अगले बंदे ने। ठीक है। फिर हमने सारे एफ़र्ट लगा लिए उससे पेमेंट निकलवाने के, लेकिन हमें रिकवरी नहीं हुई, या तो हमें रिकवरी हुई नहीं या फिर हमें फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया। तो उस सिचुएशन में जो कॉस्ट हमारी इनकर होती है ना, वो होती है हमारी बैड डेट या फिर डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। तो ये हमारी 4 टाइप की कॉस्ट थी। ठीक है। जो हमारी, अगर हम रिसीवेबल को मेंटेन कर रहे हैं, क्या जो हमारी रिसीवेबल्स है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो ये 4 टाइप की कॉस्ट हमारी आती है। फिर आता है हमारा बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। पहला आता है इंक्रीज़ इन सेल्स। हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी है, लिबरल है, मतलब परफेक्ट है, एक टाइप से परफेक्ट है, हम अच्छे से अपने सामान को क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली लोग हमारी तरफ आएंगे, हमसे सामान खरीदेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। फिर आएगा हमारा अगला पॉइंट, इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। ठीक है। हमारा ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साइड बाय साइड हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा आता है टू मीट द कंपटीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सेल्स अच्छे से कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल करेंगे, हमें अच्छा उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो जितना भी कंपटीशन होगा बाहर मार्केट में हम उसको अच्छे से फेस कर पाएंगे, और जितना भी कंपटीशन होगा हम उसको अच्छे से मीट कर पाएंगे। मतलब हमारा कंपटीशन कभी भी हमें ओवरकम नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर आता है इसमें ट्रेड ऑफ रिसीवेबल्स। ट्रेड ऑफ रिसीवेबल्स क्या होते हैं, देखो, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स और अ क्रेडिट सेल इन्वॉल्व्स द बेनिफिट एज वेल एज द कॉस्ट। हम अच्छे से जानते हैं कि जो रिसीवेबल है, ठीक है, इसमें हमें बेनिफिट्स भी होते हैं और इसमें कोई ना कोई हमारी कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है। लेकिन अदर हैंड पे क्या होता है, इसको मेंटेन करने का, ठीक है, या फिर इसको मैक्सिमाइज़ या फिर मिनिमाइज़ करने के लिए भी हमें क्या लगता है, कुछ पॉलिसीज़ लगती हैं। ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से अच्छे से हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवेबल मैनेजमेंट इज़ टू प्रमोट द क्रेडिट सेल्स। ठीक है। हमारा जो मैनेजमेंट होता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रेडिट सेल को एक पॉइंट तक क्या करे, प्रमोट करे। ठीक है। और वो जो पॉइंट होता है ना तो हमारी क्रेडिट सेल उससे ज़्यादा जानी चाहिए, ना तो हमारी क्रेडिट सेल उससे कम जानी चाहिए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोलें तो क्रेडिट सेल में बी प्रमोटेड अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रॉफिट इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एडिशनल क्रेडिट सेल्स। मतलब कि जो भी हमारी क्रेडिट सेल हम करेंगे ना, वो किस पॉइंट तक हम प्रमोट करेंगे, जहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट के इक्वल हो जाए। ठीक है। जो हमारा खर्चा है वो हमारे प्रॉफिट के इक्वल हो जाए, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे खर्चे के इक्वल हो जाए। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट करते हैं। पहला आता है टू ऑब्टेन ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है। फिर दूसरा आता है टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तीसरा आता है टू ऑप्टिमाइज़ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम स्कोप को पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये स्कोप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस पूरे चैप्टर का जो ये स्कोप पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कोप और एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखो, इसमें पूरे के पूरे स्कोप में क्या है कि हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और किस तरह से उसको इवेल्यूएट करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पे ना एक प्रोसेस बताया हुआ है, एक तरीका बताया हुआ है, जहाँ से आप क्रेडिट पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हो, मार्केट में उतार सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाओगे। ठीक है। और फिर उसी पे क्या करोगे, आप वर्क करोगे। तो बिना किसी कन्फ्यूजन के चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है। उधार देने से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उधार देने से पहले क्या करना चाहिए, उसको एक ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। ठीक है। एक ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी को
फॉर्मुलेट करना चाहिए। और फिर जो भी आप मान लो क्रेडिट पे आप सेल्स करना चाहते हो, वो सारी की सारी सेल आपकी कैसे होनी चाहिए, इसी क्रेडिट पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। जैसे आप क्रेडिट पॉलिसी बनाओगे उसी के अंदर आप क्या करोगे, अपनी उसी के तरीके से, उसी की टर्म्स एंड कंडीशन से आप क्या करोगे, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चलाओगे और क्रेडिट पे, उधारी पे आप अपने कस्टमर को सामान दोगे। ठीक है, तो पहला आपको पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। तो इससे आपको आई थिंक थोड़ा सा और अंदाज़ा हो गया होगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, क्रेडिट पॉलिसी को ऑप्टिमम मतलब अच्छी क्रेडिट पॉलिसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। इसके लिए भी 2 स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। पहला आता है क्रेडिट स्टैंडर्ड और दूसरा आता है क्रेडिट एनालिसिस। जो क्रेडिट स्टैंडर्ड होता है ना, वो क्या बताता है, जो हमारा क्रेडिट स्टैंडर्ड होता है वो क्या बताता है कि ये ना बेसिक क्राइटेरिया एक फॉर्म कर देता है। ठीक है, कि भाई इतने पे ही आपको क्या करना है, कस्टमर को क्रेडिट देना है। इस एक्सटेंशन के बाहर, इस लिमिट के बाहर आप अपने कस्टमर को क्या करोगे, क्रेडिट पे सामान नहीं दोगे। ठीक है, आपने एक लिमिट सेट कर दी है कि भाई इस लिमिट के बाहर आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को सामान नहीं बेचोगे। ठीक है, और जो डिसीजन होता है ना इस क्रेडिट का, ठीक है, ये किस बेसिस पे लिया जाता है, क्रेडिट रेटिंग पे, सिक्योरिटी पे, ठीक है, एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड ऑफ द फर्म और फाइनेंशियल रेशियोज़ पे। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग मतलब कि कितनी आपकी क्रेडिट की रेटिंग है। दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय देम, मतलब मान लो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो क्या करता है, ऐसे ही आपसे सामान ना लेकर के, लिखित में नहीं लिखवा रहा आपसे, आप सीधा सीधा वो क्या कर रहा है, कोई सामान आपके पास अपना गिरवी रख के जा रहा है, कोई कीमती सामान है वो आपके पास आपके पास गिरवी रख के जा रहा है कि आप मेरा ये सामान रख लो और इसके बदले आप मेरे को प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो सामान उसने आपको दिया है, ठीक है, जो सिक्योरिटी उसने आपको प्रोवाइड की है, वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर उसकी वैल्यू बहुत है तो आप आराम से उसको उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सामान दे सकते हो। लेकिन अगर उसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल है, ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्रेडिट या तो उसको दोगे नहीं, दोगे तो बहुत कम दोगे। ठीक है, और फिर आता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो इसमें क्या होता है कि फर्म ने एवरेज लेवल पे कितना कलेक्शन किया है लोगों से, मतलब कि अपने कस्टमर से क्रेडिट सेल होने के बाद उन्होंने कितना कलेक्शन पैसे का करा है। इन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ के, इवेल्यूएट करके, फिर हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिट्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि भाई उससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है, आपका नुकसान ही होता रहे, आपसे कस्टमर आके सामान ही ना खरीदे। इतने वो रिजिड और इतने भी वो ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इतने भी ज़्यादा वो ऐसे नहीं होने चाहिए आपके क्रेडिट स्टैंडर्ड्स कि कोई भी आपसे आके सामान ले जाए और आप ऐसे ही बैठे बैठे देखते रह जाओ और बाद में आप उनसे रिकवरी भी ना कर पाओ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी क्रेडिट स्टैंडर्ड सेट करने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई कितना हमने क्राइटेरिया सेट करना है, किस लिमिट तक करना है, ठीक है, किन बेसिस पे करना है। ना हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा ईजी होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, ना ही वो ज़्यादा नॉन रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी इसमें आती है हमारी क्रेडिट एनालिसिस। क्रेडिट एनालिसिस क्या होती है? ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जहाँ से हम अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट कर पाते हैं। मतलब कि हमारा कस्टमर है जो, वो कितना क्रेडिट वर्दी है। मतलब अगर हम उसको सामान बेचेंगे तो क्या वो हमें वापस कर पाएगा, क्या उसकी इतनी हैसियत है। मतलब ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ये सब में ये पता चल जाता है कि भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। अगर हम उसको सामान बेचते हैं तो क्या वो हमको पेमेंट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हम क्रेडिट एनालिसिस में एनालाइज करते हैं अपने कस्टमर की। इसको भी ऑब्टेन करने के ना 2 फर्दर स्टेप होते हैं। पहला होता है ऑब्टेनिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आता है वो है ऑब्टेनिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा कस्टमर होता है ना, उसकी जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम यहाँ पे गैदर करते हैं। ठीक है, उसको हम जो एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए, इंटरनल सोर्सेज हो गए, जितने भी सोर्सेज हम अरेंज कर सकते हैं ना, उससे हम क्या करते हैं, इसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, और फिर आता है इसमें भी हमारे 2 फर्दर चीज़ें आती हैं। हमारे 2 फर्दर इसमें भी चीज़ें आती हैं। जब हम एक्सटर्नल वे पे
एक्सटर्नल वे पे अपने कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को, या फिर हम देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ वो खर्चा कर रहा है, वो सब हम जब हम हिसाब लगाते हैं तो हम एक तो करते हैं इंटरनल तरीके से, एक करते हैं हम एक्सटर्नल तरीके से। जब हम एक्सटर्नल तरीके से इन्फॉर्मेशन को निकलवाते हैं ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को निकलवा सकते हैं। ठीक है, इंटरनली पहले देखो, इंटरनल तरीके में पता क्या होता है, हम कस्टमर को खुद ही कोई फॉर्म देते हैं, कोई खुद ही उसे कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसको वो खुद ही फिल करता है। ठीक है, जहाँ से हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये बंदा क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है। ठीक है, इंटरनल तरीका तो ये हो गया एक। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, जब हम बाहर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उस बंदे की, जिसमें पहली चीज़ आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर वो बंदा किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो उसकी बैलेंस शीट, उसका P&L स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी क्या करती है, उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है कि वो कितना क्रेडिट वर्दी है, कितना नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है हमारा बैंक रेफरेंसेस। जिस बैंक में उस पर्सन का अकाउंट है, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करवा सकते हैं कि भाई आप मतलब आपका जो इसमें अकाउंट है इस बंदे का, वो बंदा कितना ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, मतलब क्या बंदा ने कोई लोन तो नहीं ले रखा है ऐसा कि वो चुका ना पा रहा हो, या बंदा बहुत ज़्यादा कर्जे में हो, उधारी में हो। ये सब हम क्या कर सकते हैं, बैंक से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, किसी हमारे कस्टमर की। फिर आता है ट्रेड रेफरेंसेस। ट्रेड रेफरेंसेस में क्या होता है, अगर जो हमारा कस्टमर है वो हमारे साथ साथ कहीं और भी ट्रेड कर रहा है, मतलब कहीं और भी लेन देन कर रहा है हमारी कंपनी को छोड़कर, या फिर हमारी कंपनी के साथ साथ अगर वो कहीं और भी लेन देन का काम कर रहा है, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि वो बंदा उधारी देने लायक है कि नहीं है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है इसमें, रिपोर्ट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखो, जो ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ना, उनको भी हम रिपोर्ट दे सकते हैं। भाई किसी को हम अरेंज कर लें कि भाई हमें इस बंदे की क्या चाहिए, पेमेंट रिकॉर्ड चाहिए, उसकी फाइनेंशियल बिजनेस पोजीशन चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफी, ये वो हिस्ट्री विस्ट्री सब कुछ निकाल के हमें ऐसी एजेंसीज दे देती हैं। तो हम ऐसी एजेंसीज से भी क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बाज़ार रिपोर्ट। बाज़ार रिपोर्ट में क्या होता है कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है ना कस्टमर की, वो हम बिज़नेस से या फिर ट्रेड से या फिर इंडस्ट्री से भी ले सकते हैं। मान लो वो किसी ऐसी बिज़नेस कंसर्न में, ठीक है, बार बार जाता हो या फिर वहाँ से बार बार सामान लेता हो, ठीक है, तो हम वहाँ से भी उसकी रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं कि भाई वो बंदा कितना ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, अदर सोर्सेज में हम कुछ भी हो सकता है कि हमने कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देख लिए, उसके हमने टैक्स रिटर्न देख लिए, सेल रिटर्न देख लिए, ठीक है, वो निकलवा लिए हमने। ठीक है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगवा सकते हैं। देखा, तो ये वाला जो हमारा स्टेप था, इसमें क्या था, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज से उससे हमने क्या किया, किसी भी हमारे कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगा लिया। ठीक है, और फिर इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। जो हमारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है पर्सन की, उसको एनालाइज करना। ठीक है, मतलब कि जब हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई ना उसके बारे में कि उस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, वो डिटरमाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि अब कस्टमर हमारा सच में क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करने के ना दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उसके पास रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटस रह चुके हैं ना पहले, उन सबको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वालिटी में हम क्या करते हैं, हम जो दूसरे हमें बात बताते हैं ना, लाइक बैंक रेफरेंसेस हो गए, ट्रेड रेफरेंसेस हो गए, बाज़ार रिपोर्ट हो गई, जब हम किसी थर्ड पर्सन से उसके बारे में जानते हैं तो वो हो गई उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इन दो एस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे की जो भी क्रेडिट वर्दी है वो नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे आ गया हमारा फिर इसी में ही हमारा सेकंड स्टेप आता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट टर्म्स। हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, जिसमें क्या करना था, हमने ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना था। उसके दो तरीके थे, क्रेडिट स्टैंडर्ड और क्रेडिट एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में भी हमने क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया पर्सन की, फिर उसको हमने एनालाइज किया कि वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है। तो पहला हमारा जो पॉलिसी फॉर्मेशन का जो स्टेप था वो पूरा हो गया। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रेडिट टर्म्स। अब हम ये अपनी ना
टर्म्स और कंडीशंस देखेंगे कि जब हमने क्रेडिट देना है किसी पर्सन को, क्रेडिट में सामान बेचना है, तो हमने उसको क्या करना है कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे कि भाई आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे क्या कर सकते हो, क्रेडिट सेल्स कर सकते हो। पहला आता है क्रेडिट पीरियड। हमें क्रेडिट पीरियड सेट करना पड़ता है कि भाई इतने इतने पीरियड के बाद आपको हमें पेमेंट करनी होगी। मान लो आज आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा, तो आप उसको बोल दोगे कि भाई 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट करने आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। अगर हमने उस पर्सन को कोई डिस्काउंट दिया है तो हम वो कितना देंगे, कितना हमें देना चाहिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम सेट करते हैं। तीसरा आता है कैश डिस्काउंट का पीरियड। तो जो कैश डिस्काउंट पीरियड होता है ना, वो भी हमें सेट करना पड़ता है। मान लो हम कोई डिस्काउंट लगा देते हैं, मान लो हमने कोई बोर्ड लगा दिया कि भाई कस्टमर के लिए 20% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, तो हमें वो डिस्काउंट लगाने के साथ साथ उसके पीरियड को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा बाद में कि भाई कितने पीरियड के लिए था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि 2/10 नेट 30। इसका मतलब होता है कि जो आपको पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर करनी है। 2% कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितनी भी आपने ख़रीदारी करी होगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ डिटर्मिनेशन है क्रेडिट टर्म्स की, ठीक है, कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड, हमारा स्टेप आता है। इसमें टोटल 4 स्टेप, हम तीसरे पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसीज़। अब एक क्रेडिट में सामान तो बेच दिया और हमने टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट कर दी, लेकिन अब बेचने के बाद हमें कलेक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना उसकी। जो हमने क्रेडिट में सामान बेचा है हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको कलेक्ट करने के लिए भी हमारी सेपरेट पॉलिसीज़ को यहाँ पर हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि भाई यही हम पॉलिसी बना रहे हैं, इन पॉलिसीज़ के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर से अपना सारा का सारा जो भी हमारा पैसा होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई प्रॉपर हम इसमें ना डेट हो गई, टाइम हो गया, ठीक है, तरीका हो गया, सब कुछ इसमें हम एक्सप्लेन करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी ना बैड डेट्स होने का रिस्क होता है कि भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो सब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा डिक्रीज़ हो सकता है अगर हमारी कलेक्शन पॉलिसी कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो इसमें वही सब बताया हुआ है कि अगर आपको पेमेंट नहीं होती है टाइम पे, तो मतलब आपका जो बैड डेट का रिस्क होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एक आप लिमिट सेट कर देते हो कि भाई इतने इतने दिनों के बाद आपको पेमेंट चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आती है तो आप नोटिस पीरियड भेजते हो, लीगल एक्शंस लेते हो उस पर्सन पे, ठीक है, उस पर्सन को लीगल एक्शंस भेजते हो, उसको रिमाइंडर लेटर भेजते हो। सबसे पहले अपना उसको रिमाइंडर लेटर भेजते हो सकता है वो बंदा भूल गया हो, तो रिमाइंडर लेटर भेजते हो, उसको टेलीफोन कॉल करते हो, इवन उसको पर्सनली भी विजिट करते हो, ठीक है। सारी एजेंसीज़ को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो वहाँ से डाटा कि भाई पर्सन है भी, एग्जिस्ट करता भी है कि भाई कुछ हो गया है उसको, ठीक है। या तो आप उसका क्या करते हो, सेटलमेंट करते हो, ठीक है, या तो आप पीरियड बढ़ा देते हो कि भाई अभी आप पेमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बाद में पेमेंट कर देना, ठीक है। और क्या करते हो, लीगल एक्शन लेते हो प्रॉपर इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पॉलिसीज़। ये बहुत बड़ा दे रखा है, इसको आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हो कि भाई कलेक्शन क्या होता है, फिर कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है, अगर आपको टाइम पे पैसे ना मिले तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और कहते हैं जो कलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, वो आपका इतना टैक्टफुल होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर से ईजिली पैसा को वापस ले पाओ। और दूसरा, आप जो सेल्स डिपार्टमेंट होती है ना, उससे भी आपको कंसल्ट करना पड़ता है। मतलब कि आपकी कलेक्शन पॉलिसी इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि जो आपके परमानेंट जो आपके कस्टमर्स हैं ना, वो भी आपके हाथों से निकल जाएं। कभी कभी क्या होता है, हमारी पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा हार्श हो जाती हैं कि हमारे कस्टमर्स को वो अच्छी नहीं लगती। और बाहर कंपटीशन इतना है मार्केट में कि आज आप कुछ गलत अब करोगे ना, उसका इम्पैक्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ना इसको समराइज़ किया हुआ है, थोड़ी सी इसकी समरी है। सबसे पहले आप क्या करते हो, कलेक्शन प्रोसीजर को डिटरमाइन करते हो कि भाई कैसे हमारे कस्टमर्स हैं, कैसा हमारा बिजनेस रिलेशन है उनके साथ, उस बेसिस पे। दूसरा क्या करते हो, आप सेल्स डिपार्टमेंट से कंसर्न करते हो सारी चीज़ों को लेके, ठीक है, कि भाई हमने सामान कब बेचा था, इसकी एक्सपायरी हुई भी है कि नहीं हुई है। तीसरा हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रोसीजर होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और चौथा ये होता है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रोसीजर को स्टार्ट करना चाहिए। लास्ट में हमारा इसका पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट की इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। अब हम क्रेडिट पॉलिसी को फॉर्मुलेट तो कर देते हैं और लगा भी देते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक ऑप्टिमम लेवल भी सेट करना पड़ता है कि भाई हमें जो हमने ये क्रेडिट पॉलिसी लगाई है इसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो समय हम यहाँ पे क्या करते हैं, इवेल्युएट
करते हैं। जितना हमारा ऑप्टिमम लेवल हाई होगा उतनी ही हमारी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी होगी, और जितना हमारा ऑप्टिमम लेवल लो होगा उतनी ही मतलब हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बेकार है, अच्छी नहीं है, उसको हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में पता चल गया। यहाँ पे बेसिकली हम चेकिंग करते हैं लास्ट में कि भाई क्रेडिट पॉलिसीज़ ठीक है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल सेट कर देते हैं। अगर वो उससे हायर जा रहा है तो मतलब हमारी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी है, और लोअर जा रहा है तो मतलब हमारी क्रेडिट पॉलिसीज़ में दिक्कत है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।